हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार बाल महाभारत के चैप्टर नंबर 10 लाह का घर आज ये पढ़ करके सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देख करके दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। और इस तरह की मीटिंग में जब वो ये ऐसी प्लानिंग करता था कि कैसे वो पांडवों को डिस्टर्ब कर सके, मार सके, तकलीफ पहुंचा सके, तो इस तरह की जो मीटिंग है इसको हिंदी में कुमंत्रणा कहा गया है। तो ये कुमंत्रणा में उसके मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था और कई बार उनका ये पुत्र मोह उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया करता था। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। किसके अंदर में? धृतराष्ट्र के अंदर में, है ना। और वो किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। कई बार वो कोई सही बात सोचते, कोई सही डिसीजन लेते, लेकिन अपने बेटों के मोह में वो डिसीजन चेंज कर लिया करते थे और ऐसे में वो अर्थ के बजाय अनर्थ का साथ दे देते थे। अपने बेटे पर कंट्रोल रखने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं थी। इसका कारण ये भी कि जानते हुए कि दुर्योधन जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, वो कई बार दुर्योधन का ही साथ देते थे। धृतराष्ट्र के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है, बताया है आपको कि वो जन्म से अंधे थे। तो जन्म से अंधे थे, लेकिन बुद्धि तो थी ही उनके अंदर में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सही गलत परख नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे सामने में चीज़ों को होते हुए, लेकिन सुन सकते थे, समझ सकते थे। तो उन्हें सही डिसीजंस लेने चाहिए थे, लेकिन पुत्र मोह में वो ऐसा नहीं कर पाते थे। अब इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो सोचो पांडवों की लोकप्रियता क्यों बढ़ेगी भला? पांडवों की लोकप्रियता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो पांचों भाई अलग अलग गुणों में बाकी सारी जनता से, बाकी सारे राजकुमारों से, कौरवों से, दुर्योधन के जो 100 भाई थे या आसपास के राजाओं से, वो कई मामलों में बहुत बेहतर थे। अब जैसे अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धर था नहीं, है ना। युधिष्ठिर के पास में धर्म का, नीति का जितना ज्ञान था उतना ज्ञान किसी और के पास था नहीं। तो इसी तरह के भी कुछ और भी विशेष बातें बाकी के भाइयों में थी। भीम के बारे में भी आप जानते हो कि भीम कितने बलशाली थे, है ना। कुश्ती में, मल्ल युद्ध में, गदा चलाने में उनके टक्कर का कोई था ही नहीं। आगे चल कर के ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे भीम ने दुर्योधन के साथ गदा युद्ध किया। तो पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। युधिष्ठिर बड़े भाई थे पांडवों में। तो लोग क्या कहते थे? वो कहते थे कि भाई धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का ये कर्तव्य बनता है कि वो धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ में न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ये बात सोचा करती थी वहाँ की जनता, वहाँ के लोग। तो जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। तो पांडवों की लोकप्रियता से अधिक कुढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? दुर्योधन और दुर्योधन की टीम के लोग, जैसे कि उसके शकुनी मामा और कर्ण और बाकी सारे भाई। अब एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर के दुर्योधन बोला कि पिताजी, नगर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए थे, है ना। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई थी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तब तो फिर कई जनरेशंस तक, कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। तो पिताजी, हमसे तो ये अपमान
सहा नहीं जाएगा, जनता में ये जो अपमान होगा, जनता हमारे ऊपर में ताने मारेगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा कहा दुर्योधन ने। अब ये बात सुनकर के राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। तो ये जो है ना बात, इस बात पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आगे क्या कहा धृतराष्ट्र ने? धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, धर्म के हिसाब से चलता है, वह सबसे एक समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही वो गुणवान है ना, मेरिटोरियस है। इस कारण प्रजा भी उसे बहुत चाहती है। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर धृतराष्ट्र के डायलॉग में ये बात स्पष्ट दिख रही है कि वो बंदा बुद्धिमान तो है, नीति का ज्ञान तो है, लेकिन उसके अंदर में दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह है। फिर भी वो दुर्योधन को एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर के दुर्योधन बोला कि पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ना कि दुर्योधन ने अपने पिता से ये कमिटमेंट कराने की कोशिश की कि वो पांडवों को उस मेले में भेज दें, लेकिन मेले में जाने के पीछे में और क्या चाल है ये तो नहीं बताई ना। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। कूटनीति समझते हो आप लोग? राजनीति तो समझते हो। कूटनीति में होता है कि हाँ, हमें अपने विपक्षी को सही गलत का विचार रखे बिना किसी भी तरीके से छल करके, कपट करके, ब्लैकमेल करके, डरा करके, धमका करके, धोखा दे करके उन्हें परेशानी में डाल देना है, उन्हें जीत लेना है, हरा देना है। दैट इज कूटनीति, वही है कूटनीति। तो दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। बैकबाइटिंग शब्द है ना, चुगलखोरी करना। तो आप ये समझ लो कि दुर्योधन ने कुछ ऐसे लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया जो समय समय पर पांडवों के बारे में झूठी शिकायतें करते थे जाकर के धृतराष्ट्र को, ताकि उनका माइंडसेट पांडवों के प्रति गलत हो जाए और वो दुर्योधन के बहकावे में आकर के उसकी गलत बातों को सपोर्ट कर सके जैसा वो चाहता था। इन्हीं सब में से कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे प्रूफ दे करके अपने दलीलों की पुष्टि की। दलील, लॉजिक्स, आर्गुमेंट्स। अंत में बोला कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्यवान का मतलब है रिच होना, है ना, धनी होना, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, है ना, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। दे आर वेरी पावरफुल ऑल्सो। इस कारण अभी से आप चौकन्ने हो जाइए, बी अलर्ट, है ना, ऐसा कहा। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट इन फ्यूचर, ऐसा कहा। किसने कहा? वो जो कर्णिक नाम का ब्राह्मण था, जो दुर्योधन के बहकावे में आकर के धृतराष्ट्र को चुगली कर रहा था पांडवों के बारे में। अब कर्णिक की बातों में धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर के कहा कि पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझा करके वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा और फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिरकार धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर के अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। बेटे ने कौन सी सलाह दी थी? कि पांडवों को वारणावत के मेले में भेज देना है। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने
वारनावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। अब देखो, दुर्योधन की टीम में कुछ और भी लोग थे, वो पांडवों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि भाई वारनावत ऐसी जगह है, वैसी जगह है, इतना सुंदर है, वैसे सुंदर है, ताकि अगर धृतराष्ट्र कभी पांडवों से वहाँ जाने को बोलते हैं तो उनके मन में अगर पहले से ये जानकारी रहेगी तो वो एक बार में ही हाँ कह देंगे, कुछ इफ बट नहीं लगाएंगे। तो दुर्योधन के लोगों ने पांडवों को क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि वारनावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी, बहुत सुंदर मेला। उनकी बातें सुन करके खुद पांडवों को भी वारनावत जाने की उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि भाई आखिर उतना सुंदर मेला देखना चाहिए, क्या क्या सुंदर है, लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक बात हो गई कि पांडवों ने खुद ही जाकर के धृतराष्ट्र से वहाँ जाने का परमिशन मांग लिया। तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई ना, कि दुर्योधन ने पहले ही अपने पापा को कन्विंस करके रखा था, धृतराष्ट्र का भी माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया था और वो दुर्योधन की बात में आकर के उन सबको भेजना ही चाहते थे, और पांडवों ने खुद से आकर के परमिशन मांग ली। तो धृतराष्ट्र की परमिशन पाकर के पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर के माता कुंती के साथ वारनावत के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर ये गौर करने की बात है बच्चों कि पांडव वो पांचों भाई ही वारनावत नहीं गए, वो अपने साथ साथ अपनी माता कुंती को भी लेकर के गए थे। तो कह सकते हो कि पांडवों की पूरी फैमिली ही वारनावत में चली गई। तो पांडवों के चले जाने की खबर पाकर के दुर्योधन की खुशी की सीमा न रही। वो अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठ करके पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। तो काम तमाम करना एक मुहावरा है, आप समझते होंगे, मार डालना, फिनिश कर देना, है ना। ये उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुला करके सीक्रेट मीटिंग की, है ना, और सलाह दिया, एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लानिंग की। पुरोचन ने ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ, पूरे सक्सेस के साथ करने का प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, और वो तुरंत वारनावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारनावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी का मतलब है हाई स्पीड, समझ लो आप, बहुत तेज गति से चलने वाला। मतलब पांडवों के रथ के चलने की रफ्तार अगर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी, थोड़ी देर को 40 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो पुरोचन के रथ के चलने की रफ्तार मोर देन 40, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है। घोड़े इतनी तेज़ दौड़ते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि पुरोचन के रथ में जो घोड़े थे वो पांडवों के रथ के घोड़ों से ज़्यादा तेज़ थे, इसलिए वो पांडवों के पहुंचने से पहले ही वारनावत पहुंच गया, क्योंकि उसे दुर्योधन की प्लानिंग को अंजाम देना था, है ना। वहाँ जाकर के उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्द आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिला करके एक सुंदर भवन बनवाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ध्यान देने की बात है। किस चीज़ का घर बनवाया और इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, देख लो, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो घर की दीवार खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए गए। सन एक तरह की घास होती है, बड़ी तेज़ी से जलती है। घी जलने वाली चीज़ है, आप जानते ही हो। मोम भी जलने वाला चीज़ है, ये भी आप जानते हो। तेल जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी पता है। लाख क्या होता है? लाख के बारे में अगर ज़्यादा नहीं पता तो आप अपनी मम्मी से बात करके समझ सकते हो कि मम्मी क्या आपके पास में लाख की चूड़ियाँ हैं। मम्मी बताएंगी कि 3 तरह की चूड़ियाँ होती हैं, मेटल्स की होती हैं, सोने चांदी की, कांच की चूड़ियाँ होती हैं, या फिर लाख की चूड़ियाँ होती हैं। और मम्मी आपको दिखाएंगी कि लाख की चूड़ियाँ अक्सर थोड़ी सी मोटी सी होती हैं, उसमें तरह तरह के पत्थर जड़े होते हैं। लाख। और साथ में चर्बी, जानवरों की चर्बी, कई सारे जानवर हैं उनकी चर्बी जलाने के काम आती है। और कुछ एक तेल भी बनाए जाते हैं ना चर्बी से। पुराने ज़माने में लोग चर्बी का इस्तेमाल जलाने के लिए भी करते थे, घर में रोशनी के लिए भी करते थे।
तो पुरोचन ने क्या किया कि पांडवों को ठहराने के लिए एक भवन बनवाया, जो भवन ईंटे से, मिट्टी से, या जो आमतौर पर घर बनाने की चीज़ें होती हैं उससे नहीं बनी हुई थी। उस घर की दीवारें बनी हुई थी सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी से, और ये सारी की सारी चीज़ें हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, तुरंत आग पकड़ती है और जलती रहती है। तो इन सब चीज़ों को मिट्टी में मिला करके उसने ये घर बनवाया था, ये बिल्डिंग बनवाया था। इसी बीच में अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का भी उसकी भी व्यवस्था करके रखा था पुरोचन ने। तो दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, जब उनके मन में किसी भी तरह का डाउट ना हो, कोई ये ना हो, है ना, यहाँ पर लिखा है सब निशंक, कोई शंका ना हो, मन में कोई डाउट ना हो, तब रात में भवन में आग लगा दिया जाए, और इस तरह से आग लगा जाए कि सारे के सारे पांडव उसी में जल करके मर जाएं, भस्म हो जाएं, और कौरवों पर, है ना, दुर्योधन के भाइयों पर किसी भी तरह का कोई ब्लेम न लगाया जा सके। तो ऐसा लाख का घर बनवाया था दुर्योधन ने, किसके लिए? पांडवों के लिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अब आगे की कहानी हम लोग फिर से अगले लेक्चर में सुनेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई लाख के घर में से पांडव बचे तो बचे कैसे, है ना। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर को लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।